नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं उपन्यास मैला आंचल का अगला भाग। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री लोग आए। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं। अफसर बाबू ने तहसीलदार साहब और रामकृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना और तहसीलदार साहब, सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव के पास है वो कहाँ। सभी टोलों के मुखियाओं ने मिलकर अस्पताल को बनने में मदद की और वह बनकर तैयार हो गया। कुछ दिन बाद प्यारू को सबों ने चारों तरफ से घेर के रखा था, क्योंकि वह डॉक्टर साहब का सहायक था। कौन जात है तुम्हारा? दुसाध मत कहो, गहलोत बोलो, गहलोत, जनेऊ नहीं है। बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर लेके आए। भाई, तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा कभी क्या? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी ने सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते थे। रामकृष्ण आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के आगे जी लगाकर बोलते थे। ड्राइवर जी, हरिजन जी इत्यादि। पूछताछ से मालूम हुआ कि प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रोथहट स्टेशन में से जो हेमापोथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल से नौकरी कर रहा था। डॉक्टर साहब विदेश चले गए। सुना कि मैरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलखै करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, और डॉक्टर साहब का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोंछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बोल टू बोल रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर साहब आएंगे, फिर सबसे पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच वह डॉक्टर साहब का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिए। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में लाल मुनि की कठौत बिठा दी। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से में से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया। वैसे ही गमछा ही है, साबुन नहीं, अरे कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकवा साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकवा साबुन कहाँ से आएगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार की बेटी कमली जब गमकवा साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमगम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मांग कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, सुबह होने से पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है, साथ में गया है अगमू चौकीदार। गांव सारा महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। पूड़ी बनाकर ढेर सारा हलवाई द्वारा रखवा दिया गया है।
गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत कायस्थों के बच्चे, दूसरी टोली के बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। सिंह जी खुद जाकर खेलावन सिंह को पकड़ लाते हैं। भोजन खाने से पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। वो कहते हैं, अरे भाई, औरतों की तरह रूठने का क्या फ़ायदा। तुम कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं। लड़ो झगड़ो फिर गले मिल जाओ। यह रूठने का क्या है। हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काक वसुंडी इसके कान में मंतर पड़ रहा है। ए बालदेव सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हा 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 हा, सभी हंसने लगे। अच्छा ये दिल लगी कर लेते हो। अच्छा अभी मेरा हाथ छोड़िए। हमारे नहीं रहने से कोई काम रुक तो नहीं रहा है। सिंह जी बहुत ही मज़ेदार आदमी थे। यादव को रूठा हुआ देख के बोले, जोतगी जी नहीं आए। पता नहीं, उनके पेट के आंत में दर्द है शायद। सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर का नकली दांत लगा देते हैं। जोतगी जी का भी एक दांत बनवा देंगे भाई डॉक्टर साहब के आने पर। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कहाँ हैं? पीछे की जो बैलगाड़ियाँ आ रही हैं उनमें। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू, कंधे पर क्या है बक्सा? सभी काम काज छोड़कर डॉक्टर साहब के आ जाने पर दौड़ रहे हैं। हट जाइए, अगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले हैं इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे। बेतार का खबर है। बालदेव जी कहते हैं रेडी है। अब सुनिएगा, रोज बम्बई कलकत्ता का गाना, महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव, सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा बेवकूफ़। बिना मुंह धोए पास में बैठते ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया? जुल्म की बात है डॉक्टर साहब। सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद करते हैं। देखा देखी कालिया भी जय हिंद करता है। प्यारू सामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। उनके चेहरे का रंग एकदम लाल है। लालटेस मोच नहीं है क्या? नहीं, मोच सफा चटकटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है। राजपरबगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम राम कृपाल सिंह है। एक एक करके बालदेव जी सभी का डॉक्टर साहब से परिचय करवा देते हैं। इस गांव के महंत साहिब ने इस पिताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियाँ फेंक दी जाती हैं, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और ब्राह्मण को। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था। डॉक्टर लोग हलवाई की बनी पूड़ी जलेबी नहीं खाते। कल के चूल्हे पर
प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से विजय। खत्म हो तो वेतार से खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है। इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का भी इतना शोरगुल होता है, यहाँ तक खबर आ भी न सकेगी। हर टोली के लोग अलग अलग पंक्तियों में बैठ के खाना खा रहे थे। महंत साहब रात में भोजन नहीं करते। सदगुरु हो डॉक्टर साहब, आपको कितना मुशहरा मिलता है? 200। हाँ, यही ऊपरी आमदनी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ। गांधी जी तो अवतारी पुरुष हैं डॉक्टर साहब। आज के करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आईं, उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पुरनिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी? डॉक्टर जरा हकलाते हुए बोले, जी मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी, रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर साहब अब आज्ञा दीजिए, आप भोजन करके आराम करिए, कभी मठ की ओर आइएगा, सदगुरु साहब कहे हैं। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। भंडारा समाप्त हो गया। कोई त्रुटि नहीं हुई, सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए उनका हिस्सा कल ले लिया जाए। बालदेव जी अगमू चौकीदार और विरंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे। आज पहली रात है। लक्ष्मी का भी संसार में कोई नहीं। जी मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है, उसका दिल इतना नरम क्यों है? क्यों वह डॉक्टर को देखकर पिघल गई? यह अच्छी बात नहीं। सतगुरु मुझे बुला लो। सदगुरु के सिवा उसका भी कोई नहीं। माँ की याद नहीं। पसराहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। महंत राम गोसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो? ले मिश्री खाएगी, चाय पिएगी? भंडारी एक कोठरे से चाह चूड़ा दे जाता था। बाबूजी बैठकर महंत साहब के लिए गांजा तैयार करते थे। कभी कभी बाबूजी भी थर थर कांपने लगते थे। भंडारी दही लाकर देता था। खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धूनी के पास बैठे रहो, गांजा तैयार करो आदि। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा, रामचरण साहिब क्रोध कीने हैं, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ में एक साधु का पेट मुंह जलने लगा। तीसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़ गए। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने से पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण एक आखिरी चिलम पिलाओ बेटा। बाबूजी जब तक धूनी में चिलम तैयार कर रहे थे, महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया।
भंडारी ने कहा, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज कहते हुए सुनकर गुस्सा हो आता। रामदेव गोसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। भीख है यह, आप विचार कर देखिए। जैसा आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मखमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले के मन में भले महात्मा जी पंथ को मानो या न मानो, सब एक ही जैसे हैं। बीजक कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। महंत जी बीजक के चक्कर में ही चले गए। लक्ष्मी को देखने से मन में पवित्रता आती थी। डॉक्टर प्रशांत कुमार। जात नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ जात पूछते हैं। जीवन में बहुत कम लोग प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है, जाति? डॉक्टर। डॉक्टर, जाति बंगाली हैं या बिहारी? हिंदुस्तानी। डॉक्टर जवाब देता, जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वालों को भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूटता। ब्राह्मण हैं, कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल कौन है? शहर में कोई किसी से जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना। लेकिन गांव में तो लोग बिना जाति के आपका पानी भी नहीं चल सकता। प्रशांत अपना जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जाति पात के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने में वह गर्व महसूस करता। हिंदू विश्वविद्यालय के नाम में नाम लिखाने के दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रात भर वह जगा रहा। प्रशांत कुमार, पिताजी का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानते थे। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़के को देखते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। बंगालिन डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरों पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा। वह एक लावारिस था। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ में उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए निकले थे। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ, जरा देखो ना उस हांडी में क्या है।
नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोरों से हांडी हिली और उससे एक छोटा सांप गर्दन निकालकर फूं फूं करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई, मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है, जो इस पूरी कहानी का पात्र है। डॉक्टर प्रशांत या नायक है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी। स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपालिन से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती थी। जब उस दिन उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी, प्रशांत, आमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को वापस बुला लिया। स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराटनगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कढ़ाई की मास्टरनी नियुक्त हो गई। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत का व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की गली में वह हमेशा के लिए खो गईं। स्नेहमयी के स्नेहांचल में पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के झालर और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे में से बाहर नहीं जा सकता। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मंझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनवाली को पंक्तियों पर रविंद्रनाथ सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल के कवायदों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठे। श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहर को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वह हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मंझला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, वह पहले ही नज़रबंद हो गया। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था? उसे भी नज़रबंद कर लिया गया। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका भी मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी विधानमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्ट्री के बंगले पर हाजिर हुआ।
वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला अजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है, उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है, स्कॉलरशिप। जी, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूं। यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहां एक साल कोसी का तांडव नृत्य होता है, और यह पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहां मलेरिया और काला अजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते हैं। मिनिस्टर साहब ने प्रशांत को अच्छी तरह देखा। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है, जवाब कुछ नहीं। मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम MBBS हो और मलेरिया काला अजार सेंटरों में MLP डॉक्टर जाते हैं। जब तक मैं रिसर्च पूरा नहीं कर लेता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किस काम की? बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलटकर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ी करके मिनिस्टर साहब ने मिस्टर मार्टिन की दी हुई ज़मीन के बारे में पता लगाया। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्टर साहब पूर्णिया में ही वकालत करते थे। पगले मार्टिन को उन्होंने देखा था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में यह खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मैरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा, बेवकूफ़ है। ENT के प्रधान डॉक्टर नायक बोले, पीछे आंखें खुलेंगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राय थी, भावुकता का दौर भी खतरनाक रोग है। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो, हमें लिखना। प्रशांत का गला भर आया। मद्रास के मेडिकल गजट में संपादकीय लिखकर डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया, और जिस दिन वह पूर्णिया आ रहा था, स्टीमर खुलने में 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही थी। कौन है यह? ममता। हाँ, ममता। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा माथा खराब हो गया। तुमने तो कभी बताया नहीं, बलिहारी है तुम्हारी। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से छुलाते हुए ममता ने कहा, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करें। पहुँचते ही पत्र लिखना। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता। आज के लिए बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।